साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारा हाई कोर्ट का टेस्ट और आज है क्लास नंबर हमारी 22। आप मेरे साथ करिए इन सवालों को और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं बिना देर करे। ठीक, पहला सवाल कह रहे हैं कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य निर्धारित है। निर्धारित का मतलब हो गया कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है ये बताना है आपको। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है ये बताना है। पहला ऑप्शन है प्रिय प्रभास, लिखा हुआ है साकेत, यशोधरा और द्वापर। खड़ी बोली का पहला उपन्यास कौन सा है? लगाओ बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रभास। प्रिय प्रभास जो है खड़ी बोली का पहला उपन्यास है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, और याद रखें ये जो प्रिय प्रभास है इसको किसने लिखा है? तो बेटा इसके जो लेखक हैं, आपने एक किताब सुनी होगी, बहुत बार पेपर में आती है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय या इन्हीं को बेटा कहते हैं हरिओध। हरिओध, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिओध ने प्रिय प्रभास को लिखा है। क्लियर होगी बात? अब देखते हैं ये तीन किताबें जो बात की हैं, साकेत, यशोधरा और द्वापर, इन तीनों किताबों को किसने लिखा है? तो इनके लेखक हैं बेटा मैथिली शरण गुप्त। तीनों को मैथिली शरण गुप्त, तीनों को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सही वर्तनी छांटिए। जो शुद्ध वर्तनी है वो बतानी है। संस्कृति ऐसे लिखा जाता, ये संस्कृति ठीक है, ये संस्कृति ठीक है, या इस प्रकार से संस्कृति ठीक है। कौन सा संस्कृति जो है वो ठीक है ये बताना है। ठीक है, कौन सा संस्कृति ठीक है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेटा कौन सा ठीक है? ठीक है, तो देखिए बताया जाएगा कौन सा ठीक है। तो करेक्ट है अपना ऑप्शन नंबर बी। ये है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी, देखो शुद्ध वर्तनी में मैं 5 शब्द बताऊंगा। एक तो यही है संस्कृति, संस्कृति। ठीक है, पहला शब्द। बेटा दूसरा शब्द है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक में ए नहीं बनता, आध्यात्मिक होता है। ठीक है, एक शब्द मैं आपको बताऊंगा शुद्ध वर्तनी का, देख लेना। उसे कहते हैं ऐश्वर्य। तो ऐसा बनता है ऐश्वर्य, ए नहीं होता, ऐश्वर्य नहीं होता, ऐश्वर्य होता है, तो ऐसे लिखा जाता है। एक शब्द मैं बताऊंगा कालिदास। तो कालिदास में छोटी की मात्रा आती है, कालिदास ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक शब्द लिखा जाता है, देखिए जो वर्तनी में पूछा जाता है, हाँ वो शब्द होता है प्रामाणिक। प्रामाणिक, प्रमाणिक नहीं होता, प्रमाण होता है, लेकिन उसका विशेषण प्रामाणिक से बनता है। ठीक है, तो प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता, उसमें आ भी आता है। मैंने आपको 5 वर्तनी बताई हैं हिंदी की जो कि बहुत अच्छी हैं, पेपर में पूछी जाती है। इन्हें भी आप नोट डाउन कर लिया करो, इनका भी आपको लाभ मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं तीसरा कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व
दीर्घ या प्लुत क्या है? कह रहे हैं स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है। ये बताना तीसरे सवाल में कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है वर्णमाला के अंतर्गत। कह रहे हैं स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या विसर्ग है। लगाइए अपना आंसर। ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है या डी ठीक है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कौन सा ठीक आएगा, तो इसका सही विकल्प है बेटा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। ये सब स्वर हैं, ये स्वर हैं। ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना बेटा, इनकी संख्या होती है 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, ये ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक, ये जो होते हैं दीर्घ स्वर, इनकी संख्या होती है बेटा 7। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए और आई। ठीक है, और एक होता है ओ और एक होता है औ। ये हो गए, ये दीर्घ स्वर हैं। और ये जो होते हैं ना प्लुत, इनका इस्तेमाल संस्कृत भाषा में होता है। तो इनका उपयोग कहाँ होता है? हमारी हिंदी में नहीं होता, इनका उपयोग होता है संस्कृत में। कहाँ होता है? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत में इसका यूज होता है। हालांकि ये होते प्लुत स्वर हैं, ये भी स्वर होते हैं। ये जो ह्रस्व स्वर होते हैं ये एक मात्रिक होते हैं। एक मात्रिक का मतलब इनको बोलने में ये एक मात्रा का समय लगता है। ये द्विमात्रक होते हैं, ये द्विमात्रिक होते हैं, तो इनको बोलने में 2 मात्राओं की जरूरत पड़ती है। और ये प्लुत जो होते हैं ना, ये 2 मात्राओं से ज़्यादा का समय लेते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व, प्लुत और दीर्घ क्या है? तो बेटा ये तीनों स्वर हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है? कह रहे हैं कि इनमें से 4 विकल्प जो लिखे गए हैं, इनमें से व्यंजन संधि किसमें है? ऑप्शन ए सप्तऋषि में, ऑप्शन बी निराधार में, ऑप्शन सी हिमालय में, ऑप्शन सी सत्कार में। कौन से में व्यंजन संधि है ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बेटा ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ये ही आपने लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे? देखो, ये सप्तऋषि है ना, जब इसको तोड़ते हैं तो ये टूटेगा सप्त प्लस ऋषि में। ठीक है, सप्त प्लस ऋषि में, चूंकि इसमें अर टूटा है। ठीक है, क्या टूटा है? अर टूटा है, तो ये संधि हो जाएगी गुण। कौन सी है? ये गुण संधि है बेटा। और गुण संधि किस संधि का प्रकार है? तो स्वर संधि का। तो ये स्वर संधि हो गई। निराधार को तोड़ते हैं तो इसमें आ टूटेगा और वो बनेगा निर। क्या बनेगा? निर। ठीक है, क्या बनेगा? वो बनेगा निर प्लस आधार। निर प्लस आधार। आ टूटा है तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि हो जाएगी, मैं आपको बताऊं बेटा। और दीर्घ संधि कैसी संधि है बेटा? तो स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद में हिमालय। हिमालय में भी आ टूटेगा, क्या बनेगा बेटा? हिम प्लस आल्य। ठीक है, तो ये भी कैसी संधि हो गई? ये भी दीर्घ संधि है। ये भी कैसी है? दीर्घ संधि है। और इसी को बोलते हैं स्वर संधि। ठीक है, ये जो सत्कार है, जब इसको तोड़ोगे तो बनेगा शत और प्लस कार। तो ये आधा व्यंजन, ये पूरा व्यंजन। और जब 2 व्यंजनों का विकार पैदा होता है तो संधि बनती है बेटा व्यंजन। तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है, ये व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगले सवाल में लिखा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है उसको बताना है। कह रहे हैं तीखा है, अटारी है, निकृष्ट है या गहरा है। तो इन 4 में से तत्सम शब्द बताना है, कौन सा ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बेटा मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। और सी क्यों है? मैंने पहले कभी एक दिन आपको बताया था कि अर्धवर्ण जब आते हैं ना, ये आधे आधे वर्ण, तो ये तत्सम में आते हैं।
किस में आते हैं? तत्सम में। ये तो मैंने लिखे देखो बेटा तद्भव, और ये है उनके तत्सम। ठीक है, जैसे ये शब्द है तीखा, तो ये तीखा शब्द जो है ना वो तत्सम तद्भव है, और इसका होता है तीक्ष्ण। या तो तीक्ष्ण कह दो तीखा, या फिर कह दो उसे तिक्त, या कह दो तिक्त। तिक्त का मतलब भी क्या होता है? तीखा। ये जो अटारी लिखा गया है ना बेटा, ये तद्भव है अटारी। तो अटारी का बनता है अट्टालिका। अट्टालिका होता है अटारी का तत्सम। बेटा ये लिखा हुआ गहरा, तो जो गहरा लिखा हुआ है ना वो तद्भव शब्द है, और उसका तत्सम आता है बेटा गंभीर। क्या आता है? गंभीर, है ना। चलिए एक शब्द देखते हैं, एक शब्द आपने पढ़ा होगा ऊंचा। ऊंचा तत्सम नहीं है, तद्भव है, और उच्च जो है उच्च उसका तद्भव है, तत्सम आता है बेटा। अब ये निकृष्ट बचा, तो निकृष्ट का अर्थ होता है, ये जो निकृष्ट है ये क्या है? ये तत्सम है। तो इसका तद्भव क्या बनाएंगे? निकृष्ट का इसका तत्सम क्या बनाएंगे? तद्भव क्या बनाएंगे? तो इसका तद्भव हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना घटिया, है ना, बेकार। ठीक है, तो घटिया कह सकते हैं, घटिया या बेकार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द है, बताना आपको। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी सुशील, ऑप्शन सी बचपन। कह रहे हैं इसमें कौन सा शब्द जातिवाचक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको बताना है कौन सा ठीक है। ठीक है, तो बेटा कौन सा ठीक है लगाइए, ए बी सी डी। तो डॉक्टर शब्द जो है वो जातिवाचक है, क्योंकि इसमें सभी डॉक्टर आ गए। तो एक ऐसा शब्द जो सबका बोध कराए, सबकी जातियों को बताए, वो है जातिवाचक शब्द। जैसे मैं लड़के कह दूं, है ना, और मैंने क्लास में हो मान लो आप, और मैंने आपसे कहा कि लड़कों चुप रहो। ठीक है, या मैंने कहा लड़का, इसका मतलब लड़का या लड़के, इसका मतलब सभी लड़कों की बात चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस लड़के का नाम लूँ, मोहन, सोहन, राम, श्याम, तो फिर वो कैसा बन जाएगा? वो बन जाएगा बेटा व्यक्तिवाचक। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की किताब का नाम है, प्रॉपर एक किताब का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है। कामायनी क्या है? तो कामायनी एक किताब है और वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि किताब का नाम है। और मैं किताब शब्द पूछूं, किताब शब्द कैसा है, तो सभी किताबें उसमें आ गई, वो जातिवाचक है। सुशील एक बच्चे का नाम है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, बचपन, लड़कपन, अकेलापन, भोलापन, सीधापन, ठीक है, दोगलापन, जितने भी पन वाले हैं सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ये सब भाववाचक क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा है लेकिन भाववाचक है, पन वाले। ठीक है, जितने भी होंगे। ठीक, चलिए अगला शब्द कह रहे हैं कि बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बेगम, बादशाही, बादशाहीन या बादशाहीन। तो सब बच्चों को पता है कि बादशाह, है ना, किसका पर्याय, बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा? लगा लिया होगा आप लोगों ने, और करेक्ट जो है वो यही है जो आप लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो बादशाह का स्त्रीलिंग होता है बेगम, है ना, बादशाह का बेगम होता है। कवि का कवियत्री होता है। मैंने लिखवा दें, साधु का साध्वी होता है। पिछली क्लासों में देखोगे तो मिल जाएंगे आपको। कह रहे हैं निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है। भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। बताना इनमें से विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए भलाई, बी में मिठास, सी में थोड़ा, डी में स्वयं। जल्दी बताओ, अपना आंसर लगाना है आपको, कौन सा ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखिए विशेषण जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा। मैंने बताया विशेषण को कैसे चुनना है। विशेषण वो होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। जैसे थोड़ा सामान, तो सामान की विशेषता क्या हो गई कि वो थोड़ा है, तो थोड़ा शब्द क्या है? विशेषण है। ये जो भलाई शब्द है ना, जैसे भला आदमी, अगर भला शब्द होता तो वो बन जाता विशेषण। ये भलाई है तो ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, इस भाववाचक संज्ञा से अगर आपको विशेषण बनाना पड़ा
तो इसका हो जाएगा भला। क्या हो जाएगा? भला। ऐसी मिठास क्या है? तो मिठास जो है एक मीठापन है, ठीक है, उसे मिठास कहते हैं। तो मिठास शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा बनेगा। एहसास है, ये एहसास है मिठास, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, इसका विशेषण बनाना है तो बनेगा मीठा, जैसे मीठा आम, लेकिन मिठास आम नहीं कह सकते, मीठा आम। थोड़ा शब्द मैंने अभी बताया है, ये क्या है? तो ये विशेषण है। क्या है बेटा? विशेषण। और बात करें स्वयं, जैसे स्वयं, तो ये सर्वनाम है और ये निजवाचक सर्वनाम लग जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद है क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ चुका होगा। कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। कौन सा वाक्य जो है वो भविष्य काल में है? बहुत इजी सवाल है, आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ। कह रहे हैं कि भाववाचक बताना, सॉरी, इसमें भविष्य काल बताना कौन सा है? गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चों को पढ़ा रही हैं। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भविष्य काल का वाक्य है। ऑप्शन ए ठीक है, आपकी नज़र में ऑप्शन बी ठीक है, या फिर आपकी नज़र में ऑप्शन सी ठीक है। जो भी आपको लगता हो कि ये वाला ऑप्शन ठीक है तो उसका जवाब आप दे सकते हैं। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ठीक, तो देखो जो आप लगा रहे हैं वो करेक्ट है। मैं कल घूमने जाऊंगी, इसका मतलब भविष्य काल। गाय घास चरती है, ये वर्तमान काल है, और वर्तमान काल में भी सामान्य वर्तमान काल है। रोहन मुंबई गया था, ये भूतकाल है, और भूतकाल में भी पूर्ण भूतकाल है। मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्य काल है, और ये भविष्य काल में भी सामान्य भविष्य काल है। और बेटा माँ बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये वर्तमान काल है, और वर्तमान काल में अपूर्ण वर्तमान काल है। कैसा? अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या बोल रहे हैं हमसे? हाँ जी, अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि कह रहे हैं रूख का पर्यायवाची शब्द है। तो रूख किसका पर्यायवाची शब्द है? बिटप का, प्रसून का, है ना, तड़का का, या हैरम्ब का? रूख किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, जल्दी लगा दीजिए आंसर, कौन सा करेक्ट है? तो बेटा इसका सही आंसर है बिटप। एक्चुअल में ये जो बिटप शब्द है ना, ये पेड़ शब्द का पर्यायवाची है। तो बिटप, पेड़ को बिटप कहते हैं, पेड़ को वृक्ष कहते हैं, पेड़ को रूख कहते हैं, पेड़ को गाछ कहते हैं, पेड़ को द्रुम कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? द्रुम। पेड़ को दरख्त कहते हैं, पेड़ को बिटप कहते हैं, तो दरख्त भी कहते हैं, बिटप भी कहते हैं। पेड़ को द्रुम, हाँ, बिटप, तरु तो आता ही है पेपर में, तरु कहते हैं, है ना। तो बिटप, तरु, द्रुम, दरख्त उर्दू में आता है दरख्त कहते हैं। और पेड़ को ही बोला जाता है बेटा क्या? पेड़ को बोला जाता अगम। अगम भी कहते हैं क्योंकि वो चल नहीं सकता। पेड़ को कहते हैं हम साखी, क्योंकि उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो पेड़ शब्द के पर्यायवाची आते हैं पेपर में कई बार। आप रट्टा मार दो बेटा, हो सकता है कि हाई कोर्ट के एग्जाम में पेड़ शब्द का पर्यायवाची आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर आता 11वां। ये 11वें सवाल में कह रहे हैं कि प्रोत्साहित का विलोम शब्द होगा। कह रहे हैं प्रोत्साहित का विलोम शब्द क्या होगा? अनप्रोत्साहित, अप्रोत्साहित, हतोत्साहित, या इनमें से कोई नहीं। आसान सा शब्द है, आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखो कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो प्रोत्साहित करना होता है किसी को, उसका विलोम क्या लगाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, हतोत्साहित। कह रहे हैं किसी को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, और किसी के मनोबल को गिरा देना, तोड़ देना, हतोत्साहित करना होता है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोत्साहित करने की बात करी है। और मैं आपसे कहूँ कि कितनी मेहनत कर लो भैया, है ना, नौकरी मिलना टेढ़ी कीर है,
तो ये आपको हतोत्साहित करने की बात है, ठीक है। इसलिए दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, एक होता बाह्य द्वंद्व और एक होता अंतर्द्वंद्व। बाह्य द्वंद्व जो होता है, जो दुनिया का द्वंद्व है, दुनिया आपसे कुछ भी कहे, हाँ आप दुनिया को हरा सकते हैं, लेकिन अंतर्द्वंद्व में अगर आप हार जाते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मन से आप तैयारी करिए, सिलेक्शन होना श्योर है, ठीक है। बस शांति से बिल्कुल ठंडा दिमाग करके अपनी लगातार आप पढ़ाई करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए प्रकृति पर, भगवान पर, ईश्वर पर, सब कुछ बेहतर होगा। बस आपको करते रहना है अपना काम। चलिए अगला सवाल क्या है, कह रहे हैं आरती, और ये लिखा हुआ है आरती शब्द युग्म का सही अर्थभेद होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा इन दोनों शब्दों का अर्थभेद है? धूप दीप आदि द्वारा पूजा पूजन या दुख। बी में है दुख और दीपक, सी में है दीपक, डी में है धूप दीप आदि द्वारा पूजन, और डी में है सुख दुख। आरती जब होती है, ईश्वर की हम आरती करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, उस समय तो कौन कौन से आरती का क्या क्या मतलब है, ठीक है। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो देखो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ये जो आरती है, ये इसका मतलब होता है धूप और दीप द्वारा पूजा करना आरती कहलाता है। और ये जो आरती लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कष्ट या दुख। अच्छा वर्ड है, पेपर में ये तो मिला दोगे, ये वाला नहीं मिलेगा आपसे, इसलिए दोनों को अच्छे से याद करना बेटा आपको। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। कह रहे हैं कौन सा अनेकार्थी शब्द का अर्थ सही नहीं है, ये बताना है आपको। अनेकार्थी का जोड़ा कौन सा गलत है? पहले में लिखा हुआ है घट, घट का मतलब घड़ा और शरीर। बी में है पानी, चमक और मान सम्मान। सी में है आदि, राजा और शिव। और डी में कह रहे हैं खेचर, पक्षी और खच्चर। तो कौन सा अनेकार्थी शब्द जो है बेटा वो कैसा है? गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको बता दूं, घट का मतलब घड़ा भी होता है, ओके। घट का मतलब शरीर भी होता है, ओके। कहते हैं घट घट में राम बसे हुए हैं, तो हर शरीर में ईश्वर मौजूद है, ठीक है। पानी, पानी का मतलब चमक भी होता है, और पानी का मतलब मान सम्मान होता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष शून। मोतियों की चमक चली जाती है, मानुष का सम्मान चला जाता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। आदि महादेव को कहते हैं, शिव को, और आदि पर्यायवाची है राजा का भी, तो ये ठीक है। और खेचर जो है पक्षी तो ठीक है, लेकिन खेचर खच्चर नहीं होता। खच्चर जो होता है वो घोड़े का बच्चा होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक। तो इस वजह से गलत ही हमसे पूछ रहे थे, ऑप्शन नंबर डी सही है। याद कर लेना, ये ऊपर के जो मैंने बताए हैं, ये पेपर में जब आते हैं तो बड़े बड़े अच्छे धुरंधर बच्चे जो हैं वो जवाब नहीं दे पाते, इसलिए इनको याद कर लिया करो। देखिए अगले सवाल में कह रहे थे हमसे, क्वेश्चन नंबर 14 में कि साम्राज्य में प्रत्यय है, साम्राज्य में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है आपको, ठीक है। तो कह रहे हैं मराज्य, ज्य, ये शाह, प्रत्यय बताना है। तो साउंड बोलिए पहले आप, साम्राज्य, साम्राज्य। तो साम्राज्य जब बनेगा ना तो सम, फिर राज और य, साम्राज्य, ठीक है। तो इसमें य की आवाज आएगी, तो य कैसे बनेगा? ई और ए को मिलाकर। इसका मतलब कौन सा सही होना चाहिए ये बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा लगाया आपने? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। कौन सा समास नहीं है ये बताना है आपको। कह रहे हैं अव्ययभाव, कर्म कारक, द्वंद्व समास या बहुब्री समास। कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। जल्दी लगा सकते हो आप, कौन सा समास नहीं है। तो बेटा जो आपने लगाया है वो ही समास नहीं है। कौन सा? कर्म कारक। देखो अगर मैं बात करूं समास की, तो एक समास होता अव्यय भाव, अव्ययी भाव, ठीक है। दूसरा समास मैंने बताया था एक बार आपको, द्वंद्व, द्वंद्व समास। तीसरा समास होता है बहुब्री, बहुब्रीही। चौथा समास का नाम होता है बेटा द्विगु,
द्विगु। पांचवें समास का नाम होता है कर्मधार्य, कर्मधार्य। और छठे समास का नाम होता है तत्पुरुष। तो ये 6 समास होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो इनमें से कौन सा समास नहीं है? कर्म कारक। कर्म कारक है, समास नहीं है। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 की तरफ। ये कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है, उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। शुद्ध कौन सा होगा? ठीक है, तो जल्दी आंसर लगाओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बेटा सही आंसर कौन सा है? ए, बी, सी, डी में चलते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या है, गन्ने का ताज़ा रस। ताजे गन्ने का रस हम ये नहीं लगा सकते भाई, ताज़ा गन्ना तो खेत में मिलेगा। तो ताज़ा गन्ना चूँकि खेत में मिलेगा और कोल्हू आपने यहाँ लगा रखा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि गन्ने का ताज़ा रस है ये। अब इसमें कह रहे हैं ताजे गन्ने का रस। ताज़ा गन्ना वो होगा जो अभी आपने तोड़ा, तो गन्ना ताज़ा थोड़ी होगा, गन्ना तो बहुत पहले से उग गया था, रस ताज़ा होगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए एक शब्द बताना है, क्या है? ऑप्शन आ रहा है त्रास, दंड, आतंक या अत्याचार। ठीक है, तो लगाइए ऑप्शन कौन सा लगा रहे हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो भी करेक्ट है वो बता दीजिए आप मुझे, क्या लगाना चाह रहे हैं आप लोग। तो लगाइए बेटा। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, आतंक। बहुत अच्छा वर्ड है। देखिए आतंक कमज़ोर का नहीं होता कभी भी, आतंक बलवान का होता है और बलवान के अत्याचार का होता, अन्याय का होता है। हाँ, बलवान वो जो ताकतवर है, बाहुबली है, भुजबल है, जिसमें किसी को भी लिपट जाए तो लोग उससे डरते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? बलवान के अन्याय। हाँ, अन्याय या अत्याचार। तो अन्याय से उत्पन्न भय या डर। ठीक है, तो बलवान जो डरा कर रखता है ना लोगों को, वो उसका आतंक है। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि प्रखर किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य तो मैंने ऐसे पढ़ा दिए आपको कि उम्मीद है कभी गलती नहीं होगा। तो प्रखर किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य है बताना। कृत वाच्य, भाव वाच्य, अकृत वाच्य, कर्म वाच्य। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो लगाया होगा अपना आंसर, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। देखो ये लिखा हुआ पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? प्रखर। इसका मतलब ये जो क्रिया है वो अपने कर्ता के अनुसार आ रही है। ये कर्ता देखिए, जैसे एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। कर्ता पुल्लिंग है प्रखर, तो पढ़ रहा है ये भी पुल्लिंग क्रिया है। जब क्रिया अपने कर्ता के हिसाब से आती है तो वो कृतवाच्य है। चलिए कह रहे हैं सिर आँखों पर बैठाना, इस मुहावरे का अर्थ है। सिर आँखों पर बैठाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कह रहे हैं बगावत करना, जबरदस्ती का लगाव, बहुत सम्मान देना या पास आकर बैठाना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सर आँखों पर बैठाना, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, बहुत सम्मान देना। आप सिर पर बैठा रहे हैं, आप पलकों पे बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसको बहुत इज्जत दे रहे हैं, बहुत सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी लगेगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संचारी भाव को और क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में विभाव, बी में अनुभाव, सी में व्यभिचारी और डी में स्थायी भाव। ऑप्शन ए ठीक है, बी ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है। ठीक है, तो लगाओ जल्दी आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो बेटा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए व्यभिचारी भाव को ही हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव।
और संचारी भाव वो होते हैं जो मन में आते जाते रहते हैं। तो मन में आने और जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं, और इनकी जो संख्या है बेटा वो है 33, मतलब 33 जो हैं संचारी भाव होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहे हैं दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन हरि गीतिका, ऑप्शन कुंडलिया, ऑप्शन सवैया, ऑप्शन बरबे। कौन सा बनेगा दोहा और सोरठा मिलाने पर? पढ़ा दिया है मैंने आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। कुंडलिया छंद जो बनता है वो दोहा प्लस रोला मिलाकर बनता है। दोहा प्लस रोला मिलाकर बनता कुंडलिया, और रोला प्लस उल्लाला मिलाकर बनता है छप्पिया। और कुंडलिया मैंने बताया था कि ये कुंडलिया जो है वो विषम मात्रिक छंद है, और जो कुंडलिया है उसमें 6 चरण होते हैं। पहले देखिए 2 चरण होते हैं, पहले 4 चरण किसके होते हैं? दोहे के, 2 चरण दोहे के और 4 रोला के। ठीक है, तो 6 चरण होते हैं, विषम मात्रिक छंद है। जिस शब्द से शुरुआत होती है उसी पे एंड होता है इसका, और पांचवें चरण में या 5वीं पंक्ति में कवि का नाम आता है। कह रहे हैं पट पीत मानहु तड़ित रोची, सुचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है? ठीक है, कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या उदाहरण। कौन सा अलंकार है बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें बेटा सही आंसर वही है जो आपने लगाया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए इसमें मानू आ गया, तो मनु, मानू, मनहू, जनु, जानू, जनहू, ये किस अलंकार की पहचान है? उत्प्रेक्षा की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त हो जाती है। पिताजी ने कोई चीज खोजी, हमारे पास ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है, वही बात है इसमें। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। ठीक है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए सवाल क्या है, सोच की बात है, सोचने वाली बात है। पूरा गद्यांश पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है कहानी इसकी। सवाल ये है, जिसने पहली बार साइकिल की कल्पना करी होगी कि यार साइकिल होनी चाहिए, जिसने पहली बार पहिए की कल्पना करी होगी, आप समझिए, और जिसने पहली बार पहिया बनाया होगा, वो आदमी गजब आदमी होगा। ठीक है, अब पहिए से आपने साइकिल बना ली, पहिए से मोटरसाइकिल बना ली, पहिए से आपने स्कूटर बना लिया, कार बना ली, पहिए पे तो हैं सब ये। लेकिन जो आपको उस आदमी से ज़्यादा ज्ञान हो गया है, क्योंकि आपने पहिए से बहुत चीज़ें बना ली है, उससे शायद इतना पता भी ना हो, लेकिन मूल तथ्य ये है कि अगर पहिए की संकल्पना वो नहीं करता तो ये इंस्ट्रूमेंट कैसे बनते। इसलिए कहा जाता है कि जो खोज करता है ना, जो खोज करता, भाई मैकमिलन ने साइकिल बनाई, अब उस साइकिल में आप देखो क्या घंटी लगा दी, ब्रेक लगा दी, ये सब चीज़ें बाद में क्या होते रहे, इम्प्रूवमेंट होते रहे। तो सवाल ये कि जो पहली संकल्पना जो करता है
वो व्यक्ति जो है वो संस्कृत विद्वान माना जाता है, उसे संस्कृत कहते हैं। तो यहाँ देखिए सवाल ये है, कह रहे हैं कि संस्कृत का अर्थ है, यहाँ संस्कृत आ रही है, उसका मतलब क्या है? आविष्कार करने वाला, भाषा का नाम है, सभ्य है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे। इस वाक्य को पढ़ते हैं, हम लेखांश को पढ़ते हैं, तो इसमें संस्कृत का अर्थ क्या है यहाँ? तो संस्कृत का अर्थ है आविष्कार करने वाला, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं कि वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, संस्कृत भाषा को जानता, तथ्यों को याद करता है, नए आविष्कार करे। नए आविष्कार करे, कौन है वास्तविक संस्कृत व्यक्ति? नए आविष्कारों का प्रयोग करे, यूज करे मतलब उसका, या नए आविष्कार करे, ठीक है। तो वो व्यक्ति वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है जो ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी, जो नए आविष्कार करे। अगला कह रहे हैं सभ्य व्यक्ति वह है जो अच्छे कपड़े पहनता है, शिक्षित हो, नए आविष्कार करता हो, जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। और ये मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, एक बार आप लेखांश पढ़ना, फिर दोबारा से उसको पढ़ने के बाद 25वें सवाल का जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि आपने जो है उसका सही आंसर क्या लगाया है, ठीक है। ऑप्शन ए लगाया है, बी लगाया है, सी लगाया है, डी लगाया है। इतना तो आप जब पढ़ते हैं क्लास, तो इतनी तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।